अमायरा की मौत और बॉम्ब ब्लास्ट। अगले दिन कॉलेज में अमायरा ने 2 लेक्चर अटेंड किए। तीसरा लेक्चर अटेंड कर रही थी। उसी वक्त एक प्यून आया। अमायरा को देखते हुए प्यून बोला, मिस अमायरा, आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में अभी बुला रहे हैं। ये सुनकर अमायरा का मुंह बन गया। वहीं बाकी स्टूडेंट्स अमायरा को अजीब नजरों से देख रहे थे। अमायरा अपना बैग उठाती है और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ निकल जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पर था। अमायरा जब सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, अचानक एक लड़का भागते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। वो अमायरा से टकरा जाता है। अमायरा अपने ही धुन में जा रही थी, इसलिए जैसे ही उसे टक्कर लगी, वो संभल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। लेकिन तभी अमायरा सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर खुद को बचा लेती है। उसकी नज़र उस भागते हुए लड़के पर गई। उस लड़के ने हुडी पहनी थी, जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आया, मगर अमायरा को थोड़ा सा शक हुआ कि वो उसे जानती है। फिर वो इग्नोर करते हुए प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है। आदित्य बहुत ही सीरियस होकर एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। अमायरा केबिन के दरवाजे को नॉक करती है, तो आदित्य बिना भाव से बोलता है, कम इन। अमायरा अंदर आ जाती है, मगर वो घबराई हुई थी। आदित्य जैसे ही अमायरा को देखता है, वो अपना सारा काम छोड़कर उसे घूरने लगता है। अमायरा नर्वस हो जाती है। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? मेरा मतलब प्रिंसिपल सर। आदित्य उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बिना भाव से बोलता है, उस पर बैठो और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो। अमायरा जल्दी से बोली, मगर इसकी जरूरत है। आदित्य ऑर्डर देकर बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, यह मेरा ऑर्डर है। बैठो और मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर तुम्हारा परसेंट 80 से ऊपर नहीं आया, तो मैं खुद तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे बेवकूफ बच्चों की जरूरत नहीं है। अमायरा का मुंह बन जाता है। आदित्य के गुस्से को देखकर वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगती है। आदित्य अपने सर को हिलाते हुए एक फाइल रीड करने लगता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। इसी वक्त स्माइली की किंडरगार्टन में छुट्टी हो गई थी। स्माइली अपने कंधे पर बैग टांगे उछलते कूदते हुए बाहर आ रही थी। अचानक ही वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, मगर तभी एक लड़के ने उसे पकड़ लिया। स्माइली पलट कर देखती है, तो उसके ही उम्र का एक लड़का उसके सामने खड़ा था, मगर वो थोड़ा सा लंबा था। उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे, मगर वो बहुत क्यूट था। स्माइली को ठीक से खड़ा करते हुए वो वहां से जाने लगा। उसकी पीठ की ओर देखते हुए स्माइली उसके पीछे भागी और खुश होकर बोली, वीर थैंक यू। वो लड़का अपनी जगह पर रुक जाता है, फिर बिना पलटे ही बोला, मेरा नाम विराट है, न कि वीर। इतना कहते हुए वो जाने लगा, मगर स्माइली ने उसके पास आकर हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे हम तो दोस्त हैं ना, तो हम दोस्त को ऐसे बुला सकते हैं। मेरी मम्मा को भी सब निकनेम से बुलाते हैं, मेरे भाइयों को भी। मेरे छोटे भाई को तो मेरी मम्मा पीकू कहती हैं। पता है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। उसकी आंखें बहुत यूनिक है। और स्माइली का दूसरा भाई बहुत नॉटी है, उसे क्यूट लड़कियां बहुत पसंद है। और तीसरे भाई को जमीन पर रेंगना पसंद है। वो आगे कुछ कहती कि विराट उसे रोकते हुए कड़क कर बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तुम्हारे फैमिली मैटर्स है, मुझे क्यों बता रही हो? और इस तरह अपनी फैमिली के बारे में किसी अनजान इंसान को बताना बैड मैनर्स होता है। कोई भी इस बात का एडवांटेज ले सकता है, इसलिए आगे से ऐसा मत करना। इतना कहते ही वो अपने बैग को अच्छे से सेट करता है और जाने लगता है। स्माइली मुंह बनाकर बोली, खड़ूस बच्चा, स्माइली से फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता। स्माइली विराट के पीछे पीछे जाती है। उसने देखा, विराट को लेने कोई नहीं आया। वो अकेले ही एक गली की तरफ चला जाता है। ये देखकर स्माइली अपनी नाक को सिकोड़कर बोली, शायद ये बहुत ही ज्यादा गरीब है। कोई बात नहीं, स्माइली इसे अमीर बनना सिखा देगी। कहते ही वह आसपास ड्राइवर को ढूंढने लगी, पर ड्राइवर उसे नहीं दिखा, तो इतरा कर बोली, जरूर मम्मा आई होगी। स्माइली ने आसपास देखा और महसूस किया कि सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं और शर्माते हुए जा रहे हैं। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और देखा, तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। तंश अपनी महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर टेक लगाए खड़ा था, जो डार्क नेवी ब्लू रंग की थी। उसने सफेद शर्ट, काले पैंट और लेदर जैकेट पहनी थी, और आंखों पर चश्मा था। वो इतना हैंडसम और आकर्षक लग रहा था कि कोई भी उसकी तरफ ऐसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। स्माइली ने देखा कि आसपास की औरतें तंश को देख रही थी और शर्माते हुए जा रही थीं। तभी उसके पास 2 औरत आईं, जिनकी उम्र लगभग 30 और 35 साल थी। पहली औरत ने शर्माते हुए कहा, ये कितना हैंडसम है। भले ही इसने मास्क पहना है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी देखकर ही पता चलता है कि यह बहुत अट्रैक्टिव होगा। दूसरी औरत ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मन तो कर रहा है इसे किडनैप करके अभी शादी कर लूं और अपने पति को तलाक दे दूं। पहली औरत ने फिर से शर्माते हुए कहा, जरूर,
ये सिंगल ही होगा और यहाँ अपने भाई या बहन के बच्चे को लेने आया होगा। कल मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगी और उसे भेजूंगी इस लड़के से बात करने के लिए, क्या पता सेटिंग हो जाए। स्माइली ने कान खड़े करके सब कुछ सुना और फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गर्दन ऊंची करके बोली, आंटी ऐसा नहीं हो सकता, वो सिंगल नहीं है, उनके पास स्माइली की मम्मा है। दोनों औरतें चौंकते हुए स्माइली को देखने लगी और फिर मुंह बनाकर बोली, क्या तुम उसे जानती हो? उसका नाम क्या है? हमें बताओ, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? स्माइली ने आंखें गोल करते हुए कहा, हाँ, स्माइली जानती है वो कौन है। दोनों औरतें खुश हो गईं। जो औरत अपनी बहन को तंज से मिलवाने की बात कर रही थी, उसने घुटनों के बल बैठकर एक चॉकलेट निकालते हुए कहा, बेटा, अब जल्दी से बताओ, उसका नाम क्या है और उसका फोन नंबर भी दे दो। स्माइली मुस्कुराते हुए बोली, वो स्माइली और स्माइली की मम्मा के परमानेंट केयरटेकर है। वो बहुत गरीब है, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। उन्हें हर महीने स्माइली की मम्मा पॉकेट मनी देती है और जो बाइक उनके पास है वो लोन पर ली गई है। अब कल की ही बात है, उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और मेरी मम्मा को बहुत मारा था। औरतें चौंक गईं। एक ने तंज को ऊपर से नीचे तक अजीब नजर से देखकर कहा, क्या यह इंसान इतना घटिया है कि शराब पीकर औरतों पर हाथ उठाता है? स्माइली ने उदास होकर आगे कहा, बिल्कुल, स्माइली को भी डांटा था और बाल काट दिए। आंटी, आपने नोटिस किया होगा, पहले जब हम मिले थे तो स्माइली के बाल कितने लंबे थे और अब छोटे हो गए। ये सब इन अंकल ने किया है। गुस्से में आकर स्माइली के बाल काट दिए। दोनों औरतें तंज को शर्माते हुए नहीं बल्कि गुस्से में देख रही थीं। दूसरी औरत ने कहा, मैं इस जैसे घटिया इंसान से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगी। सुंदर है तो क्या हुआ, कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये तो भिखारी है जिसने लोन पर बाइक खरीदी है। मेरी बहन किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी। चलो हम चलते हैं। दोनों औरतें मुंह बनाते हुए चली गईं। वे तंज के पास से गुजरते हुए दूसरी औरतें ने कहा, घटिया इंसान बच्ची पर हाथ उठाता है, ऐसे इंसान को तो जेल में रहना चाहिए। तंज ने ये सब सुना लेकिन बिना भाव दिए आसपास देखने लगा। स्माइली ने तंज को इग्नोर करते हुए जाना शुरू किया। तभी तंज उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे पकड़ लिया और गोद में उठाते हुए बिना भाव से बोला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। स्माइली मुंह बनाते हुए बोली, मुझे मम्मा के साथ जाना है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो सबको बता दूंगी कि आप किडनैपर हैं। तंज चालाक था तो उसने मुस्कुराते हुए बिना भाव दिखाए कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ जाना है तो जाओ। स्माइली अब तंज की गोद से नहीं उतरी। तंज ने स्माइली को बाइक पर आगे बैठाया और हेलमेट पहनते हुए बाइक स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। हाईवे के पास ट्रैफिक था। तंज ने बाइक रोकी और आसपास देखने लगा। स्माइली लॉलीपॉप खाते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ी जिसका विंडो थोड़ा खुला हुआ था। उसने कार के अंदर देखा और खुद से बोला, ये तो डैडी नंबर 3 है, लेकिन उनके साथ ये आंटी कौन है? इतना कहते हुए उसने सिर उठाया और कार के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन हो गया। तंज ने उसका सिर सीधा किया और बाइक स्टार्ट कर दी। मौसम अचानक से खराब हो गया था। तंज ने बाइक शॉपिंग मॉल के सामने रोकी पर जल्दी से घर की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर स्माइली ने अपने हाथ पैर इधर उधर चलाते हुए बोला, हमें शॉपिंग करनी थी। तंज ने उसे घूरते हुए कहा, हम बाद में आएंगे, मौसम ठीक नहीं है और हम बाइक से हैं। स्माइली नाराज होकर सामने देखने लगी। कुछ देर बाद जब वे मेंशन पहुंचे तो स्माइली ने तंज से बात करना बंद कर दिया। वो सीधे अंदर अंदर भाग गई और जोर से चिल्लाई, मम्मा मम्मा, डैडी। दो आंटी के साथ लाइन मार रहे थे। एक आंटी तो अपनी बहन की शादी डैडी से करने की बात कर रही थी और डैडी ने मना भी नहीं किया। यही नहीं, डैडी ने तो ये भी बताया कि वो सिंगल है। ये सुनते ही तंज का चेहरा एकदम से बदल गया। वो जल्दी से स्माइली के कपड़े पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए दांत पीसते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हें झूमर में टांग दूंगा, और तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि तुम्हारी मम्मा के एग्जाम खत्म होने तक वो तुमसे नहीं मिल पाएंगी। स्माइली तंज से नाराज हो गई थी, इसलिए उसने मुंह फेर लिया। जब स्माइली रूम में पहुंची तो उसने देखा कि दृष्टि सभी बच्चों के पास बैठी हुई थी। प्रांश और अंश सो रहे थे जबकि कश और तक्ष जगे हुए थे। स्माइली को अचानक कुछ याद आया और वो तेजी से बेड की ओर दौड़ी। दृष्टि की तरफ देखकर उसने बोला, मम्मा नंबर 3, आपको पता है, स्माइली ने डैडी नंबर 3 को एक आंटी के साथ देखा। डैडी नंबर 3 कभी किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो ना? कुछ तो गड़बड़ है। दृष्टि जो अपनी फाइल रीड कर रही थी, अचानक से फाइल पर उसकी पकड़ कसने लगी। उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी थी, मैम, हमें पता चला है कि वो मिस्टर जय अपनी पहली पत्नी को ढूंढ रहे हैं, शायद वो जिंदा है।
दृष्टि ने अपनी फीलिंग को काबू करते हुए स्माइली को देखा तो स्माइली जल्दी से उसके गले में बाहें डालकर बोली, अंडरस्को, आपको कुछ करना होगा वरना बात हाथ से निकल जाएगी। आपको मम्मा से थोड़ा सीखना चाहिए। मम्मा ने एक बार कहा था कि दूसरी चुड़ैल आंटी डैडी को फंसा ना ले, इसलिए वो डैडी को अपने जाल में फंसा कर रखेंगी। आपको भी डैडी नंबर 3 को जाल में फंसाना चाहिए। दृष्टि उसे बुरी तरीके से देखकर बोली, अंडरस्को, अपनी मॉम से ये सब मत सीखा करो, पता नहीं वो तुम्हें क्या क्या सिखाती है। स्माइली मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, पर स्माइली को भी तो बड़े होकर अपने हस्बैंड को जाल में फंसाना पड़ेगा। एक काम करूंगी, मम्मा की तरह ही स्माइली भी उसकी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगी। दृष्टि ने स्माइली को चुप कराते हुए कहा, जाओ कपड़े लेकर आओ, चेंज कर लो, फिर कुछ खा लो। ऐसी फालतू चीजों में अपने दिमाग को मत लगाओ जैसे तुम्हारी मॉम लगाती है। स्माइली भाग गई, लेकिन दृष्टि के मन में बार बार एक सवाल गूंज रहा था, क्या स्माइली जिस लड़की की बात कर रही थी वो मिनी तो नहीं है? इतना सोचते हुए उसने अपने सिर को मसला। शाम के 6 बजे के आसपास तंश एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया था। मौसम फिर से खराब हो गया था, काले बादल छा गए थे। दृष्टि अपने कमरे में थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। गुस्से में आकर उसने कहा, पीहू, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, किसी भी घर में तुम रह सकती हो, लेकिन मेरे साथ क्यों रहना है? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे से समझ में नहीं आ रहे? बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, क्योंकि अगर तुम्हारी हरकतें मेरी लिमिट से बाहर गईं, तो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने में मुझे समय नहीं लगेगा। दूसरी तरफ पीहू ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जय चाहिए, बस उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और दृष्टि, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे मना करोगी? भूल गई, तुम्हारे माँ बाप भी सिर्फ मेरा साथ देंगे। अब मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती, तुम मेरी दुश्मन हो, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। एक बात हमेशा याद रखना, जय अपनी बीवी से प्यार करता है, तुमसे नहीं, समझी? इसलिए उसकी बीवी बनकर ज्यादा उड़ो मत। और इसके बाद दृष्टि ने कॉल काट दी। वो फिर विंडो के पास जाकर काले बादल को देखने लगी। इसी दौरान उसने देखा कि एक कार बाहर आकर रुकी थी, जिसमें से जय बाहर निकला। जय कमरे में आता है और देखता है कि दृष्टि विंडो के पास खड़ी है। वो चुपचाप कुछ नहीं कहता और अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंक देता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। दृष्टि जब बेड के पास वापस आती है तो उसकी नजर अचानक से जय की शर्ट पर गई, जो व्हाइट थी। शर्ट पर एक लंबा बाल पड़ा था। उसे देखकर उसकी मुट्ठी कस गई। वो जो महसूस कर रही थी उसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ये फीलिंग अजीब थी। दृष्टि बिना कुछ बोले नीचे चली जाती है, जबकि सभी बच्चे नीचे खेल रहे थे, लेकिन खिलौनों से नहीं, बल्कि वहां रखे गए सामानों से। स्माइली अपनी छोटी कार में बैठी थी, कर्ष उसके बगल में बैठा था और स्माइली उसे चला रही थी। अचानक बादल जोर से गरजने लगे। अंश, जो पहले जंगल में फंस चुका था, अचानक रोने लगा। दृष्टि एकदम से उसे गोद में उठा लेती है और शांत करने लगती है। वही जय कपड़े बदलकर आ चुका था। उसने दृष्टि को देखते हुए कहा, कुछ देर में शुगर भाभी आ जाएंगी बच्चों को संभालने के लिए। इतना कहकर वह चला जाता है। दृष्टि ने उसे एक बार भी नहीं देखा और उसका इस तरह जाना उसे अजीब लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ रायचंद विला में अब रात के 8 बज चुके थे। अमायरा अपनी किताबें रखते हुए आदित्य से बोली, भाई मैं जा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं स्टडी नहीं कर सकती। आदित्य सिर हिलाकर बोला, तुम्हारे पति ने कहा है जब तक तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं होते तुम यहीं रहोगी, जाकर अपने रूम में सो जाओ। अमायरा खड़ी होकर बोली, नहीं, बच्चे बिना मेरे नहीं सोएंगे। तंश और बच्चों के बीच तो बिल्कुल नहीं बनती। सोने के बजाय वे आपस में लड़ने बैठ जाएंगे। ऊपर से तंश, उसने मेरे लिए कितने सारे लोग रखे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। इतना कहकर बिना आदित्य की बात सुने वो भागते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल गई। बाहर कई गार्ड्स खड़े थे जो रायचंद विला में अमायरा के लिए तंश ने ही हायर किए थे। अमायरा जब बाहर पहुंची तो मौसम खराब था। मिस्टर रायचंद ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा रुक जाओ, और तुम्हारे पति ने तो मेरे घर को पता नहीं क्या समझ रखा है, इतने सारे गार्ड्स। अमायरा कार का गेट खोलकर बैठते हुए बोली, डैडी सॉरी, मैं रुक नहीं सकती। इतना कहकर वो कार में बैठकर निकल गई। जैसे ही वो विला से बाहर निकली, एक जोरदार धमाके के साथ कई कार ब्लास्ट हो गई। मिस्टर रायचंद ये सब देखकर शॉक हो गए थे। वाइफी और तंश, तुम पागल हो गए हो। तंश इस वक्त एक विशाल इमारत के अंदर था। उसकी परछाई हल्की हल्की नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक गन थी और उसका एक पैर पास रखी चेयर पर टिका हुआ था। उसने अपनी गन सामने घुटनों के बल बैठे एक आदमी की ओर तान रखी थी। आसपास कई लोग हथियार लेकर खड़े थे। ठीक उसी वक्त तंश का फोन बजने लगा।
उसने कॉल रिसीव की और जैसे ही फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। ये सुनते ही उसने बिना कुछ बोले कॉल काट दी और सामने बैठे आदमी की ओर देखा। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज गूंजते ही वहां मौजूद लोग तेजी से भागते हुए अपनी कारों की ओर बढ़े। महज 5 सेकंड में वे इमारत से बाहर निकलकर कार में बैठ चुके थे, लेकिन तंश उनसे भी तेज था। कारों का काफिला एक एक कर वहां से गुजर गया। कुछ ही देर में काफिला तंश के प्राइवेट विला के सामने आकर रुका। तंश बिना किसी भाव के बाहर निकला और तेज कदमों से अंदर चला गया। वहां मौजूद किसी भी शख्स पर उसने ध्यान नहीं दिया और सीधे स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। गुस्से में उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा, जिससे वो झटके से खुल गया। दरवाजा इतनी तेजी से खुला कि अंदर मौजूद अमायरा चौंक गई। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अरबाज भी था। तंश को देखते ही अरबाज वहां से निकल गया। तंश ने दरवाजा बंद किया और अमायरा की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन इतनी शांति थी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। तंश अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि अमायरा घबराकर पीछे हटने लगी। अमायरा तंश के गुस्से से सहमी हुई थी। जैसे ही वो दीवार से सटी, उसने घबराहट में अपने होंठ दबा लिए, लेकिन तंश से नजरें नहीं हटाई। 5 मिनट बीत गए, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। 10 मिनट बीत गए, फिर भी खामोशी बनी रही। अमायरा ने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक तंश ने हाथ ऊपर उठाते हुए दांत भींचकर कहा, लगाऊं एक थप्पड़। तंश की गूंजती आवाज से कमरा कांप उठा। अमायरा चौंक गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। गुस्से से भरा तंश दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए गरजा, तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती? आखिर किस भाषा में समझाऊं तुम्हें? अब तुम खुद बताओ, ताकि अगली बार उसी भाषा में समझाऊं। वो कुछ पल रुका, फिर धीरे से आगे बढ़ा और सर्द आवाज में बोला, मैंने तुम्हें रायचंद विला छोड़ते वक्त साफ कहा था कि जब तक तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं होते तुम वहीं रहोगी। फिर तुमने यहाँ आने की जिद क्यों की? अब जवाब क्यों नहीं दे रही? अमायरा उसकी आंखों में सीधा देख रही थी। तंश अचानक गुस्से से उसका चेहरा पकड़कर करीब ले आया और तीखी नजरों से देखने लगा। अमायरा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। तंश ने उसे और कसकर पकड़ लिया, फिर दांत भींचते हुए फुसफुसाया, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो मैं तंशवर्धन जिंदल खुद की कसम खाकर कहता हूं, अभी और इसी वक्त खुद को शूट कर लूंगा। तंश की धमकी सुनकर अमायरा की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। तंश ने उसकी इस हरकत पर हल्की मुस्कान के साथ अपना गाल उसके गाल से सटाया और बेहद धीमी मगर ठंडी आवाज में बोला, वाइफी, टेल मी, बिना मेरी परमिशन के तुम यहाँ कैसे आए? अगर मुझे एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला तो आगे जो होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। अमायरा ने तंश की आंखों में एक अजीब सा पागलपन देखा। उसमें एक खतरनाक आग जल रही थी। वो सहम गई। कांपते हुए उसने तंश के सीने पर हल्के से हाथ रखा और हकलाते हुए बोली, तंश, तंश, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही तंश ने उसकी कलाई को झटके से पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे अमायरा की पीठ दीवार से जा टकराई। अमायरा दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। तंश धीरे धीरे उसके होठों के करीब आया। उसकी सांसें अमायरा के होठों को छू रही थीं। उसके होठों को हल्के से छूते हुए बेहद ठहरी हुई आवाज में तंश बोला, वाइफी, क्यों तड़पाती हो मुझे इतना? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरा गुरूर हो। और अगर तंशवर्धन जिंदल का गुरूर ही खत्म हो जाएगा तो वह जिंदा रहकर क्या करेगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ये कहते हुए तंश ने अमायरा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और फीलिंग से बोला, ये डरने लगा है क्योंकि तुमने इसे कमजोर बना दिया है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसने इसे डरना सिखाया हो, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से यह हर वक्त डरता है। इतना कहने के बाद तंश ने अपना सिर अमायरा के गर्दन में छुपा लिया। उसके होठों में हल्का कंपन था। उसे अपनी फीलिंग जाहिर करना पसंद नहीं था, लेकिन इस वक्त वह जो महसूस कर रहा था उसका एक हिस्सा वह अमायरा को पहले ही बता चुका था, लेकिन इससे ज्यादा फीलिंग्स वो अपने अंदर ही दबाए रखना चाहता था। कमरे में 5 मिनट तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर अमायरा ने अपने हाथों को उसकी पीठ पर रखते हुए कहा, आई एम सॉरी। अमायरा सच में गिल्टी थी। तंश की आंखें तुरंत खुल गईं। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए खतरनाक लहजे में कहा, आई हेट सॉरी वाइफी, यू नो ना। अमायरा को एहसास हो गया कि तंश कुछ करने वाला है। उसकी आंखों में बेचैनी थी। अमायरा ने उसे गले लगाते हुए सीरियस टोन में कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, प्लीज तुम कुछ मत करो। तुम कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? मैं चली जाऊंगी और जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं होंगे
वापस नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन तुम प्लीज कुछ मत करना। तंच ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमी मगर शांत आवाज में कहा, ये तो पहले सोचना चाहिए था। वाइफी, तुम मेरे फैसले को बदल नहीं सकती। ये कहते हुए उसने अमायरा को छोड़ दिया। अमायरा घबराकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं बस इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम खुद से कभी दवा नहीं लेते। अगर मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती तो तुम झूठ बोल देते कि तुमने दवा ले ली। तुम और बच्चे अकेले थे, मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आई। तंच, एक कारण ये भी था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आवाज फीलिंग्स से भरी थी, उसका गला भारी हो गया था। उसने नम आंखों से तंच को देखा और आगे सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, तुम कहोगे तो मैं फिर से चली जाऊंगी। प्लीज कुछ मत करना। लेकिन तंच ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, क्योंकि वो सच में कुछ करने वाला था। तंच वहां से मुड़कर तेजी से बाहर निकल गया। अमायरा भी घबराई हुई उसके पीछे दौड़ी। तंच लंबे लंबे कदमों से गार्डन में पहुंच चुका था। अचानक ही तेज बारिश होने लगी और ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। तंच ने अपने कोट को उतारकर दूर फेंक दिया। उसकी शर्ट के पहले से ही 2 बटन खुले थे। फिर बिना एक पल गनवाए उसने अपनी शर्ट को पकड़कर एक झटके में फाड़ डाला। अमायरा अभी उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि तंच ने जेब से एक लाइटर निकाला और उसे जमीन पर गिरा दिया। वहां पहले से ही पेट्रोल फैला हुआ था। अगले ही पल उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। तंच सकल के अंदर खड़ा था, बिल्कुल शांत, इमोशनलेस, बस अमायरा की ओर देखता रहा। अमायरा घबरा गई। वो चौंककर चिल्लाई, ये क्या पागलपन है? तंच, बाहर आओ। मेरी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बोलती है, हाँ, मैंने गलती की, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुझ पर अटैक हुआ। लेकिन मैं तो ठीक हूं ना। कार ब्लास्ट होने से पहले ही मैं बाहर निकल आई थी। फिर क्यों कर रहे हो ये सब? लेकिन तंच अब पूरी तरह से होश खो चुका था। बारिश की बूंदें उसके शर्ट पर गिर रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके माथे की नसें उभर आई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलक रहा था। उसने अपने होठों को मसलते हुए बेहद अजीब लहजे में कहा, पर पनिशमेंट तो मिलेगी ना। अगर मुझे तकलीफ होगी तो तुम्हें उससे भी ज्यादा दर्द होगा। अमायरा ने अपनी सांसें थाम ली। तंच ने हल्की हंसी के साथ अपनी आईब्रो ऊपर उठाई और बोला, और सजा ये है, आज की पूरी रात मैं यहीं खड़ा रहूंगा, इस आग के बीच, इस बारिश में। ठीक उसी समय बिजली कड़क उठी। पूरा माहौल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े थे, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि तंच के इस पागलपन को रोक सके। शुगर और दृष्टि को बाहर से तेज आवाजें सुनाई दी। शुगर तेजी से बाहर आई और जो देखा उससे वो दंग रह गई। वह भागती हुई अंदर गई और फौरन बच्चों को रूम में ले गई। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। ठीक उसी समय तनिष्क वहां आ पहुंचा। जैसे ही वो अपनी कार से उतरा, उसे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। जब वह गार्डन में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो गुस्से से कांप उठा। तंच को आग के घेरे में देखकर उसने गुस्से में कहा, ये क्या पागलपन है? तंच, बाहर आओ। तुम्हें अपनी जान की जरा भी फिक्र है या नहीं? तनिष्क को देखकर अमायरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, भाई प्लीज कुछ करिए, इसे समझाइए। ये पूरी रात यहाँ खड़े रहने की बात कर रहा है। इसे कहिए कि मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। तनिष्क की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और तंच की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तंच की आईब्रो ऊपर उठ गई। कुछ दूरी पर अरबाज खड़ा था, तंच का सबसे पुराना और भरोसेमंद गार्ड। लेकिन इस वक्त वो पूरे हालात का जिम्मेदार सिर्फ अमायरा को ठहरा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने एक डिस्गस्टिंग नजर अमायरा पर डाली। ठीक तभी विश्वास ने बिना किसी भाव के कहा, बेहतर होगा कि भाभी जी के खिलाफ कोई भी गलत ख्याल अपने मन में मत लाना। अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। अरबाज ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी मुठियां कसकर भींच गईं। उसकी आंखों में वही जानलेवा पागलपन था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर तंच वहां नहीं होता तो वो अब तक अमायरा को मार चुका होता। तंच ने धीरे से अपनी जेब से खंजर निकाला और उसे अपने सीने के पास रखते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ तनिष्क की ओर देखा। तनिष्क के कदम अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इसी बीच अमायरा तेजी से अंदर की ओर भागी। कुछ ही मिनटों बाद वह वापस लौटी। इस बार उसके हाथ में एक गन थी। उसने बिना किसी झिझक के उसे अपने माथे पर टिका लिया और इमोशनलेस आवाज में कहा, तंच, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को शूट कर लूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें अपना पागलपन जारी रखना है या मुझे जिंदा देखना है?
तंश के चेहरे के भाव एकदम कठोर हो गए। उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने एक नज़र विश्वास की तरफ डाली। विश्वास अमायरा की तरफ बढ़ा, लेकिन अमायरा को लड़ना भी आता था। जैसे ही विश्वास ने गन छीनने की कोशिश की, अमायरा ने अपनी 2 उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी और अगले ही पल विश्वास बेहोश होकर गिर पड़ा। अरबाज ने गुस्से से विश्वास को देखा और आगे बढ़ने ही वाला था कि अमायरा ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए तंश से कहा, अब क्या तुम किसी और को भी बुलाओगे मुझे रोकने के लिए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई आकर मुझसे गन छीन सकता है? और अगर छीन भी ली, तो क्या गारंटी है कि इस झगड़े में कोई मुझे गलत तरीके से टच नहीं करेगा? अमायरा की इन बातों ने तंश को अंदर तक गुस्सा दिला दिया। उसने बिना किसी देरी के अरबाज की तरफ देखे बिना ही ऑर्डर दिया, उसकी तरफ देखना भी मत, और ब्रो उसे लेकर जाइए। तनिष्क ने ये सब चुपचाप देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए साइड में रखी बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए आराम से कहा, ये तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का मामला है, मुझे बीच में सैंडविच मत बनाओ, अपना मैटर खुद सुलझाओ। तंश ने गुस्से में तनिष्क की तरफ देखा, लेकिन अमायरा ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से जंप मारी और तंश के पास पहुंच गई। अमायरा ने तंश के गालों को पकड़ लिया और बेहद प्यार से कहा, ऐसे सजा दोगे मुझे, खुद को नुकसान पहुंचाकर? तंश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, अमायरा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके लिप्स पर एक हल्की किस करते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें सॉरी और थैंक यू सुनना पसंद नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें पसंद है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें सॉरी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। फिर उसने उसके गालों को कसकर पकड़ा, उसकी आंखों पर एक किस दी और माथे पर हल्के से चूमते हुए फुसफुसाई, तंश प्लीज डोंट डू दिस अगेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद को हर्ट मत करो। तंश आई लव यू, आई रियली लव यू। तंश बस अपनी आंखें खोलकर अमायरा को देख रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तनिष्क ने ये सब देखा और चिढ़ते हुए आगे बढ़ा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, वाह, इस सिचुएशन में भी रोमांस, और एक मैं हूं जिसे कोई मौका ही नहीं मिलता। काश मैं भी इस खानदान का सबसे छोटा होता, तो मेरी लव स्टोरी भी ऐसी होती। वो बड़बड़ाता हुआ अंदर की ओर बढ़ गया। जैसे ही तनिष्क अंदर पहुंचा, उसने देखा कि शुगर की गोद में अंश था, जो अभी भी सो नहीं रहा था। शुगर ने तनिष्क की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, बाहर सब ठीक है? तनिष्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बेहद शरारती लहजे में बोला, मैं तुमसे नाराज हूं, मुझे सॉरी बोलो, और वह भी प्रैक्टिकली। चलो प्रैक्टिकल रूम में चलकर करते हैं। शुगर ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर जोर से उसके पैर पर एक लात मारी और बोली, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अगर तुम्हारे जैसे डॉक्टर का दिमाग सटक गया, तो बेचारे मरीजों का क्या होगा? तनिष्क हंसते हुए पैर पकड़कर बैठ गया और शुगर गुस्से में वापस अंश को सुलाने में लग गई। शुगर ने अंश को अच्छे से संभालते हुए रूम में लेकर जाने लगी। वहीं तनिष्क अपना पैर सहलाते हुए खुद से बड़बड़ाया, छोटे ने ऐसी हरकत की तो उसे प्यार मिला, उसकी बीवी ने उसे खुलेआम रोमांस का इनविटेशन दे दिया, और अगर मैं करूं तो मेरा दिमाग खराब है, ये कौन सा न्याय है? वो शुगर के पीछे पीछे चलता गया, लेकिन शुगर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगली सुबह तंश ने अमायरा से बात करना बंद कर दिया। उसने न कोई गुस्सा दिखाया, न कोई फिक्र जताई, बस पूरी तरह चुप्पी साध ली। जब कॉलेज का समय हुआ, अमायरा पहले से ही रेडी हो गई। तंश ने कार स्टार्ट की और जैसे ही वो अंदर बैठा, अमायरा ने झट से पैसेंजर सीट पर बैठ गई। तंश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस कार स्टार्ट कर दी। अमायरा ने अपने होठों को हल्के से दबाया और तंश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तंश आई प्रॉमिस, मैं इस बार पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, वो भी बिना चीटिंग के। और तुमने भाई से मुझे पढ़ाने को कहा था, तो मैं कॉलेज के बाद उनसे ट्यूशन भी ले लूंगी। तंश ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं उसकी तरफ देखा, वो बस स्टीयरिंग पर नजरें टिकाए रखता है। दृष्टि टेरेस पर खड़ी थी, उसने अमायरा और तंश को साथ जाते हुए देखा। वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाई कि अमायरा चाहे तंश को जितना परेशान कर ले, तंश सिर्फ गुस्सा करता है, उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, लेकिन उसे फिजिकली हर्ट कभी नहीं करता। मगर जय तंश की तरह नहीं था। ये सोचते हुए दृष्टि तैयार होकर ऑफिस चली गई। जब वो अपने ऑफिस पहुंची तो उसे वहां अनिष्ट मिल गया। अनिष्ट के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। जैसे ही दृष्टि एंट्रेंस से अंदर आए, अनिष्ट घुटनों के बल बैठकर उसे गुलदस्ता बढ़ाते हुए मुस्कुराया, हेलो मिस ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल सा तोहफा तुम्हारे लिए। दृष्टि ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गई। अनिष्ट जल्दी से उसके सामने आया और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, आज तक किसी ने मुझे इग्नोर नहीं किया, पर तुम खास हो, इसलिए तुम्हारा इग्नोर करना भी मुझे पसंद है। फिर वो सीरियस होते हुए बोला, एक बार शादी कर लो, हमेशा खुश रखूंगा। मैं वादा करता हूँ,
जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा, बल्कि मेरे मरने के बाद भी तुम खुश रहोगी। दृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। तभी अनिष्ट अचानक बोल पड़ा, मैंने तुम्हारे पति को किसी और के साथ देखा। दृष्टि के कदम अचानक रुक गए, उसकी मुट्ठी कस गई, उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। अब वो पीछे मुड़कर अनिष्ट की तरफ देख रही थी, मगर गहरी, सख्त निगाहों से। पूरे कॉलेज के सामने अमायरा का तंज के लिए कन्फेशन। दृष्टि अपने केबिन में बैठी थी, उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। असिस्टेंट ने दृष्टि को एक फाइल दी, जिसे दृष्टि कुछ देर तक ध्यान से पढ़ती रही। फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, जो मेरा है वो बस मेरा है। बहुत कर लिया मैंने खुद के साथ नाइंसाफी। अब तक वो किया जो लोगों ने कहा, पर अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। दृष्टि के मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जान सकता था। उसकी आंखों में एक डेविल चमक झलक रही थी। फिर वो नॉर्मल होते हुए दोबारा फाइल पढ़ने लगी। उधर अमायरा क्लास में बैठी थी, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो ऊपर इधर उधर देख रही थी कि तभी उसकी नजर जूली पर पड़ी, जो उसे घूर रही थी। अमायरा ने आंखें छोटी करते हुए बड़बड़ाया, चुड़ैल कहीं की, वेट हारने के बाद भी इतनी हिम्मत की मुझे घूर रही है। इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। गुस्से में वो जूली को चिढ़ाने के लिए जीभ निकालती है, जिससे जूली दांत पीस लेती है। जूली गुस्से से किताब पर पकड़ कसते हुए मन ही मन सोचने लगी, इस लड़की की वजह से मुझे भाई से डांट पड़ी, मॉम ने थप्पड़ मारा और डैड ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। जूली दूसरी ओर देखने लगती है, तभी क्लास खत्म हो जाती है और अमायरा बैग लेकर बाहर जाने लगती है। जूली जानबूझकर तेजी से आगे बढ़ती है और अमायरा को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन अमायरा पहले से ही भांप चुकी थी कि जूली क्या करने वाली है। वो डेविल स्माइल देते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी जूली हल्का सा झुककर उसे टक्कर देने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय अमायरा अचानक रुक जाती है और घुटनों के बल बैठकर जूते के लेस बांधने का नाटक करने लगती है। जूली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। अगले ही पल वो जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो जोर से चीखती है, फिर गुस्से से अमायरा की ओर देखती है। अमायरा नकली हैरानी जताते हुए बोली, अरे जूली, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे गिर गई? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? इतना कहते ही वो जूली के कंधे को कसकर पकड़ लेती है, जिससे जूली को और ज्यादा दर्द महसूस होता है। अमायरा दांत पीसते हुए मुस्कुराती है और मीठी आवाज में कहती है, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, चलो मैं तुम्हें उठने में हेल्प कर देती हूँ। फिर वो जूली को उठाने का नाटक करते हुए चालाकी से उसके टखने पर जोर से पैर मारती है, लेकिन आसपास खड़े लोग ये सब नहीं देख पाते। जूली दर्द से तड़पते हुए दोबारा जमीन पर गिर गई। अमायरा चौंकते हुए बोली, जूली, तुम्हें क्या हुआ? मैं तो तुम्हें उठा रही थी, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों हट रही हो? देखो, गिर गई ना। तुम्हें इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत है, मगर तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहती। भले ही हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन हम क्लासमेट हैं और इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। जूली दांत पीसते हुए गुस्से में बोली, अपना ड्रामा बंद करो, समझी? तुमने मुझे जानबूझकर गिराया है? अमायरा उदास होकर बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती थी, इसलिए अच्छे से बर्ताव कर रही हूँ। लेकिन तुम तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जूली, मैं सच में तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या किसी ने यहाँ देखा कि मैंने तुम्हें जानबूझकर गिराया? इतना कहते ही अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो बेहद मासूम और लाचार लग रही थी। अमायरा की ऐसी एक्टिंग देखकर जूली और भड़क गई। वो चीखते हुए बोली, अपना यह नाटक बंद करो। तुमने मुझे उठाने का नाटक किया और फिर मेरे कंधे को जोर से दबा दिया। ऊपर से मेरे पैर पर भी जानबूझकर जोर डाला, ताकि मैं गिर जाऊं। तभी एक लड़की, जो काफी देर से सब कुछ देख रही थी, मुंह बनाते हुए बोली, जूली, मैंने खुद देखा कि अमायरा तुम्हें उठा रही थी। तुमने उसकी कितनी बेइज्जती की थी, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बावजूद देखो, उसका दिल कितना साफ है कि वह तुम्हारी मदद कर रही थी, और तुम उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अमायरा ने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, जूली, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें गिराया है, तो ठीक है, मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। यह मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें ठीक से उठा नहीं पाई, और तुम दोबारा गिर गईं। जूली, आई एम। लेकिन इससे पहले कि अमायरा अपनी बात पूरी कर पाती, एक लड़का आगे आया और बोला, तुम क्यों सॉरी कह रही हो, अमायरा? सॉरी तो जूली को कहना चाहिए। वो तुम पर इल्जाम लगा रही है। वो रेस हार चुकी है, फिर भी इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे सामने आ रही है। उसने तो सबके सामने वादा किया था कि घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन देखो, अब भी तुम्हें परेशान कर रही है।
आसपास खड़े सभी लोग अमायरा का सपोर्ट कर रहे थे। जूली किसी तरह खड़ी हुई और गुस्से में बोली, तुम सबको क्या हो गया है? ये लड़की तुम सबका ब्रेन वॉश कर रही है। तभी करीब 22 साल का एक लड़का गुस्से में बोला, जूली, अपनी गलती किसी और पर मत डालो। और तुम अमायरा से कब माफी मांगने वाली हो? तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगने से बच जाओगी? जूली गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए अमायरा की ओर बढ़ी, लेकिन अमायरा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। जूली दर्द से चीख पड़ी, मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? अमायरा तुरंत उसका हाथ छोड़ते हुए रोते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा था। क्या तुम मुझे कोई कांटा समझ रही हो जिसके छूने से तुम्हें दर्द हो रहा है? अमायरा गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, जूली, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही तुम्हें कॉलेज के सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। भले ही तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश की हो, भले ही तुमने मुझे मजबूर किया हो कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूं ताकि तुम उससे अपनी सेटिंग बना सको, फिर भी मैं ये सब दिल पर नहीं ले रही हूँ। क्यों न हम अपनी दुश्मनी भूलकर दोस्त बन जाएं? जूली नफरत से बोली, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए था। अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ मुंह बनाते हुए मन में बोली, फिल्म कर तो रही थी, मगर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब तो कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट भी वहां आ चुका था। वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, मगर थोड़ा सख्त और बेहद हैंडसम था। उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और बिना किसी भाव के जूली की ओर देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, जूली, तुमने जब ये बात कॉलेज में फैली थी, तब तुमने सबके सामने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि अगर तुम रेस हारोई तो अमायरा के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगी। मगर अब न सिर्फ तुम माफी नहीं मांग रही हो, बल्कि उस पर इल्जाम भी लगा रही हो। वो एक पल के लिए रुका और फिर सख्त लहजे में बोला, एग्जाम के दिन हर कोई यहाँ मौजूद रहेगा, और तब तुम्हें सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें यह भी बताना होगा कि रेस के दौरान अमायरा को हराने के लिए तुमने चीटिंग की थी। तुमने जानबूझकर रास्ते में अपने लोगों को खड़ा किया ताकि उसे नुकसान पहुंचा सको। जूली के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने गुस्से में आईब्रो उठाते हुए कहा, शट अप। इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अमायरा, जो अब भी मासूमियत से बगल में खड़ी थी, वाइस प्रेसिडेंट की ओर देखते हुए बोली, रहने दीजिए, हो सकता है उसने जानबूझकर ऐसा न किया हो। मैं उसे माफ कर दूंगी। अगर वो मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती तो ठीक है। इतना कहकर वह जाने लगी, मगर जैसे ही वो कॉरिडोर से दूर गई, उसने खुश होकर धीरे से कहा, बड़ी है चुड़ैल, मुझे गिराने चली थी मगर खुद ही गिर गई। गिरी हुई लड़की, अगली बार इसे टकला कर दूंगी कि मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। जूली वहीं खड़ी जल भून रही थी। उसके मन में बदले की आग धधक रही थी और वाइस प्रेसिडेंट उसे अनसुना कर वहां से जा चुका था। अब कोई भी जूली से बात नहीं कर रहा था। वो भड़कते हुए बुदबुदाई, अमायरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस एक मौका मिल जाए, फिर तुम्हारे साथ मैं वो करूंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी ओर अमायरा अब तंश को ढूंढ रही थी। वो उसके क्लास के बाहर खड़ी थी और अंदर झांकते हुए बड़बड़ाई, ये कहाँ पर है? अगर मैंने इसे डिस्टर्ब किया तो फिर से नाराज हो जाएगा, और मैंने वादा किया था कि अच्छे से पढ़ूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। अब मुझे भाई के पास पढ़ने जाना है, पर उससे पहले तंश को मनाना पड़ेगा। आखिर हस्बैंड काबू में रहेगा, तभी तो मैं मन लगाकर पढ़ाई कर पाऊंगी। इतना कहते ही वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे जिससे तंश दोबारा उसके काबू में आ जाए और नाराज भी न रहे। वह गहरी सोच में डूबी गार्डन की ओर बढ़ने लगी। उधर तंश अपने क्लास में बैठा था। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, मगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बुक्स पर था। किसी भी प्रोफेसर की हिम्मत नहीं थी कि वो तंश से कुछ कह सके, इसलिए उन्होंने उसकी हरकतों को इग्नोर कर दिया और बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। जैसे ही क्लास खत्म हुई, तंश ने अपनी बुक बंद की, बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। वैसे तो तंश कभी किसी से बात नहीं करता था, मगर एक लड़का जो कुछ समय से उसके पीछे पड़ा था, उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वो उसके पीछे भागते हुए बोला, अरे रुको, तुम किसी से बात क्यों नहीं करते? लोग तुम्हें घमंडी कहते हैं। मगर तंश ने उसे नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो लड़का लगभग तंश की उम्र का था, मगर उसने आंखों पर चश्मा पहना हुआ था। वो इंटेलिजेंट था, मगर बहुत भोला भी था। तंश टेरिस पर चला गया, क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। जब वो रेलिंग के पास गया, तब नेटवर्क आया और वो किसी को मैसेज करने लगा। वो लड़का भी पीछे पीछे टेरिस पर आ गया और बोला, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? जहां तक मुझे याद है,
इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर उसने थोड़ा झिझकते करते हुए कहा, पर हाँ, जब भी तुम रुकते हो तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो। वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए तंच के और करीब आ गया। तंच ने उसे खतरनाक नजरों से घूरा तो वो लड़का थोड़ा पीछे हट गया। डरते हुए वो फिर बोला, तुम बहुत डरावने हो, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जब तक नहीं बनोगे मैं तुम्हें स्टॉक करूंगा। पूरे कॉलेज में हर कोई मुझे बुली करता है, मगर तुमने अब तक नहीं किया, इसका मतलब तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। तंच ने एक गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली और बिना कुछ कहे फोन स्क्रीन पर ध्यान देने लगा। तंच कुछ नहीं बोला तो वह लड़का मुंह बनाकर बोला, भोलाराम, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, एक दोस्त तक नहीं बना पाए। उस लड़के का नाम भोलाराम था। वो एक छोटे से गांव से आया था, मगर स्कॉलरशिप और अपनी इंटेलिजेंस के चलते उसने कॉलेज में एडमिशन पा लिया था। भोलाराम तंच से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर तंच उसे भाव नहीं दे रहा था। इससे परेशान होकर भोलाराम मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपना चश्मा उतारा, आंखें मली, फिर चश्मा पहनकर आसमान की तरफ देखा। ऊपर बड़े बड़े बैलून उड़ रहे थे। एक बैलून भोलाराम के बगल से गुजर रहा था। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। बैलून पर एक डेविल की इमोजी बनी थी और नीचे लिखा था, आई एम सॉरी मिस्टर डेविल। फिर उसने दूसरा बैलून देखा जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी माई लीगल प्रॉपर्टी। हर बैलून पर कुछ न कुछ लिखा था और कुछ बैलूनों पर गुस्से वाली इमोजी बनी थी जो शायद तंच की शक्ल जैसी लग रही थी। भोलाराम ने अपने चश्मे को सही करते हुए तिरछी नजर से तंच को देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। नीचे और भी ढेर सारे बैलून उड़ रहे थे। वहीं अमायरा अपने हाथ में फूल लेकर खड़ी थी। जो भी स्टूडेंट उसे देख रहा था वे सब वीडियो बना रहे थे। अमायरा ने अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से कहा, भोलाराम के बच्चे, उसे बुलाओ। तंच उसकी आवाज साफ सुन रहा था, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोलाराम ने तंच को देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बुला रही है। तंच ने उसकी बात इग्नोर की और वहां से जाने लगा। अमायरा का मुंह बन गया। उसके उदास चेहरे को देखकर भोलाराम ने अपना चश्मा ठीक करते हुए झट से कहा, अरे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई लड़का देख रहा है। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल भी है, शायद वो उसे देने वाला है। ये सुनते ही तंच के कदम एकदम से रुक गए। वो बिना किसी भाव के वापस लौटा, रेलिंग को गुस्से में पकड़ लिया और नीचे देखने लगा। नीचे अमायरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। जैसे ही अमायरा ने तंच को देखा, अमायरा ने अपने कान पकड़ लिए और चिल्लाते हुए बोली, आई एम सॉरी। फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और अपनी पलकों को झपकाया। उसके आसपास कई सारे स्टूडेंट बैलून और गुलाब का फूल लेकर दिल के आकार में खड़े थे। अमायरा भी उनके बीच में थी। तंच कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। ये देखकर अमायरा को लगा वो अभी भी नाराज है, तो वह जोर से चिल्लाते हुए कान पकड़कर बोली, जब तक तुम मुझे खुद उठने को नहीं बोलोगे, मैं नहीं उठने वाली, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। अमायरा अपना सर दूसरी तरफ करके कुछ लोगों को देखती है। ये गार्ड्स थे और तंच के ही शैडो गॉड्स थे जो अमायरा की सेफ्टी के लिए उसके साथ रहते थे। उन सब ने सफेद कलर के ग्लव्स पहने थे। वो सभी एक लाइन से अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। जहां से तंच खड़ा था, वहां से देखने पर साफ दिख रहा था कि वो गार्ड्स सॉरी के शॉप में खड़े हैं। भोलाराम तंच को कन्वेंस करते हुए बोलता है, देखो, एक लड़की होकर भी वो सामने से तुम्हें सॉरी कह रही है, पर तुम भाव क्यों खा रहे हो? वो तो घुटनों के बल भी बैठी है। तंच के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी जो अगले ही पल गायब हो गई। फिर वो तुरंत वहां से चला गया। ये देखते ही अमायरा उदास होकर बोली, ये तो चला गया, खड़ूस कहीं का। फिर वो अच्छे से जमीन पर बैठते हुए बोली, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, अब मैं क्या करूं? इतना कहते ही वो अपने गालों पर हाथ रख अपने सर को नीचे कर लेती है। 2 मिनट ऐसे ही बीत जाता है। फिर वो बनाकर बोली, वो बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ। उसने इतना कहा था कि तभी उसे अपने सामने जूते नजर आए, जिसे देखते ही वो शॉक हो गई। फिर धीरे धीरे अपने सर को ऊपर कर दिया तो उसे तंच नजर आता है, जो अपने पॉकेट की जेब में हाथ डालकर उसे ही बिना भाव से घूर रहा था। अमायरा शॉक होकर मन में बोली, हे भगवान, कहीं मुझे माफ करने तो नहीं आया था और मैंने इसे बूढ़ा बोल दिया। नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया कि मैं इसे बूढ़ा बोल रही हूँ, तो इसे पता कैसे चलेगा? इतना कहते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए तंच को देखने लगी। वाइल्ड किस। अमायरा तंच को देख रही थी, लेकिन वो अभी तक उठी नहीं थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अब तो माफ कर दो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं? तंच उसे नजरअंदाज करते हुए उसके बगल से जाने वाला था, लेकिन अचानक अमायरा सच में उसके पैर पकड़ लेती है। तंच उसे गुस्से से देखता है,
और आसपास खड़े लोग भी हैरान होकर यह सीन देख रहे थे। जूली भी बगल से लंगड़ाते हुए गुजर रही थी। उसने ये सब देखा और तुरंत अपना फोन निकालकर फोटो लिया, फिर खड़े होकर तमाशा देखने लगी। भोलाराम चश्मा ठीक करते हुए हैरानी से बोला, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, तुम कितने पत्थर दिल हो, कम से कम उसके साथ तो अच्छा बर्ताव करो। तंश गुस्से में बोला, शट अप। फिर वो अमायरा को देखकर अपने पैर को छुड़ाने लगा, लेकिन अमायरा मजबूती से उसके पैर को पकड़कर उसे देख रही थी। तंश इरिटेट होकर बोला, क्या कर रही हो, कहीं तुम गिर तो नहीं गई थी और तुम्हारे सर पर चोट तो नहीं लग गई, जिस वजह से तुम ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही हो। अमायरा उसके पैर पर पकड़ जमाए हुए जोर से बोली, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम बोलो, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पढ़ाई करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैंने कहा था, जो तुम कहोगे वही करूंगी, बस माफ कर दो। जूली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमायरा क्या कह रही थी, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, अमायरा, तुम्हारी जगह यहीं पर है। जरूर तंश तुमसे ब्रेकअप कर रहा होगा और तुम उससे भीख मांग रही होगी कि वह तुमसे ब्रेकअप ना करे। अगर तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो मैं आसानी से तुमसे बदला ले लूंगी। यही नहीं, मैं तंश की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। जूली अपने सपनों में खोई हुई थी, जिसमें वो खुद को खुश महसूस कर रही थी। वहीं अमायरा तंश के पैरों में सिर झुकाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे माफ करो, अभी और इसी वक्त। अगर नहीं किया तो देख लेना। तंश ठंडे भाव से बोला, तुम धमकी दे रही हो? अमायरा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या हमारे बच्चों के लिए तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? इस दौरान भोलाराम ही पास में खड़ा था और हकलाते हुए बोला, क्या कहा? बच्चा? तुम दोनों का बच्चा भी है? अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, अरे यहाँ पर सीरियस बात चल रही है, बीच में मत बोलो। फिर वो तंश को देखने लगी। तंश ने उसे नजरअंदाज करते हुए जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि अमायरा के कपड़े गंदे हो गए हैं क्योंकि वो जमीन पर बैठी थी। तंश गहरी सांस लेते हुए उसे गोद में उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। जूली अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसने ये सब नहीं देखा। भोलाराम भी जल्दी से तंश और अमायरा के पीछे भाग रहा था। आदित्य ये सब खिड़की से देख रहा था और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वहीं तंश अमायरा को कार में बैठाकर ऑर्डर देता है, अपने कपड़े बदलो और अपने भाई के पास स्टडी के लिए जाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए जो गार्ड्स रखे हैं उन्हें भगाओगी नहीं, नहीं उनसे बचकर भागने की कोशिश करना। वे तुम्हारे रूम के पास भी रहेंगे, तुम जहां भी जाओगी वे वहां रहेंगे, और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते तुम वहीं स्टडी करोगी। तंश ने ये सब सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि अमायरा उसके साथ रहकर पढ़ाई नहीं करती और उसे बहकाने की कोशिश करती है। अमायरा कुछ नहीं बोली और जल्दी से सर झुकाते हुए बोली, पहले ये बताओ, माफ तो कर दिया ना? तंश उसके गालों पर हाथ रखते हुए एकदम से उसके होठों पर किस कर लेता है। उसका तरीका काफी वाइल्ड था। अमायरा तंश के गले में बाहें डाल देती है। अगले ही पल दोनों सीट पर लेटे होते हैं। भोलाराम बाहर खड़ा था, उसके गाल जल रहे थे। वो खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है, यह मैं क्या देख रहा हूँ, कितना बेशर्म हो गया हूँ मैं। और फिर वो अपना चेहरा ढक लेता है। कुछ देर बाद अमायरा गार्ड्स के साथ रायचंद विला चली जाती है क्योंकि आदित्य उसे वहीं पर पढ़ाने वाला था। तंश बिना किसी भाव के कॉलेज के गेट के पास खड़ा था और वो अमायरा की जाती हुई कार देख रहा था। फिर वो दूसरी कार की तरफ बढ़ने लगता है। भोलाराम ये देखकर बोलता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। 1.5 घंटे का रास्ता तय करते हुए वो सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जय एक सीक्रेट मीटिंग में बिजी था जो स्टेट से संबंधित थी। दूसरी पार्टी को इस बारे में कोई जानकारी न हो, इसलिए मीटिंग को काफी सीक्रेट रखा गया था। मीटिंग खत्म करके वो एक सीक्रेट जगह से निकल जाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए कई सारे स्पेशल फोर्स मौजूद थे। जय बिना किसी भाव के बैक सीट पर बैठा था और कुछ फाइल पढ़ रहा था। अरबाज उसके साथ नहीं था, ड्राइवर कार चला रहा था और पैसेंजर सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जो मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी। उसने हल्का सा मेकअप किया था और अपने टैबलेट में कुछ कर रही थी। फिर वो जय की तरफ मुड़ते हुए बोली, सर, दूसरी पार्टियां आपके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कई सारे जासूस हायर किए हैं। वे ये पता करना चाहते हैं कि आप कहाँ जाते हैं और उनकी कोशिश है कि हर एक चीज की जानकारी हासिल कर लें। हमारे साथ जो सीएम की सिक्योरिटी है, हो सकता है उन्होंने उनमें अपने जासूस छुपा रखे हों क्योंकि ये सिक्योरिटी हमारी फोर्स नहीं है। जय ने फाइल को बंद करते हुए मुस्कुराकर बाहर की तरफ देखा और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला,
शक्ति, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? शक्ति मुस्कुराते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट से कहती है, यस सर, जिंदल ट्रेनिंग सेंटर में हमें हर चीज सिखाई जाती है कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी। इतना कहकर शक्ति अपने टैबलेट में कुछ करने लगती है। वो एक इंटेलिजेंट लड़की थी जिसे बचपन से ही जिंदल ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया था। ये ट्रेनिंग सेंटर आर्मी जैसा होता है, जहां केवल उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जो आगे चलकर जिंदल परिवार के लिए काम करेंगे। इनकी लॉयल्टी और काबिलियत पहले ही परख ली जाती है और शक्ति उनमें से एक थी। कुछ देर टैबलेट में काम करने के बाद शक्ति ने जय से कहा, आगे मेरे लिए क्या काम है? जय ने बिना भाव से कहा, तुम्हें एक सीक्रेट काम करना है, पर याद रखना, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, सिवाय हम दोनों के। इसका रिजल्ट मुझे कुछ दिनों के अंदर चाहिए। शक्ति मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करिए, आपका काम कुछ ही वक्त में हो जाएगा और यह सीक्रेट सिर्फ इस कार के अंदर ही दफन रहेगा। जय उसे फोन पर कुछ मैसेज भेज रहा था, तभी शक्ति ने अपने सिर को हिलाया और कार सुनसान गली में जाकर रुकी। शक्ति बाहर निकल गई और जय वहां से चला गया। कुछ देर बाद हवा में एक हेलीकॉप्टर आया, जो जैसे ही नीचे आया, शक्ति एटीट्यूड के साथ उस तक पहुंची और हेलीकॉप्टर में बैठ गई। हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भरते हुए वहां से निकल गया। जय सीधा जिंदल विला में जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक फ्लावर वास उड़ते हुए उनके सिर के पास से गुजरने वाला था, लेकिन जय ने तुरंत कैच करके उसे गिरने से बचाया। जय आगे बढ़ते हुए देखता है कि मिस्टर जिंदल सोफे पर बैठे थे और उनके बगल में मनीषा भी थी, जो आर्मी यूनिफॉर्म में थी, मगर उसके सिर और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। जय मुस्कुराते हुए मनीषा से कहता है, माय यंग एंड ब्यूटीफुल बुआ, आखिरकार आप मिशन से वापस आ ही गईं। मनीषा अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए ऊपर से नीचे तक उसे घूरते हुए कहती है, सुना है तुम मिनिस्टर बन गए हो। लिटिल बेबी ने अब तक बॉर्नविटा पीना छोड़ा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी उड़ान पहले ही शुरू हो चुकी है। जय मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे थोड़ा डरना चाहिए? मनीषा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, रियली, मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? तुम मिनिस्टर बन गए हो, लेकिन तुम कैसे बने हो, ये मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुम यह मत कहना कि तुम अपनी काबिलियत से बने हो। जय हंसते हुए कहता है, फर्क इससे नहीं पड़ता कि मैं कैसे बना, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं बन गया हूँ। अब मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो जल्दी से कहिए। मिस्टर जिंदल उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने पास रखी कॉफी उठाई और सीधे जय के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, नालायक कहीं के, तुम अभी रिजाइन कर दो, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम्हारे कारण ये स्टेट बर्बाद हो सकता है। तुम क्या रूल्स लगाओगे? तुम कल को यह नियम लागू कर दोगे कि सभी लड़कों का अफेयर करना कंपलसरी होगा, वरना जुर्माना लिया जाएगा। मनीषा हंसने लगी तो जय दांत पीसते हुए उससे बोला, क्या आपको नहीं लगता कि आपको जाकर उस केवल पर ध्यान देना चाहिए? आखिरकार वो आपका बीता हुआ स्वीट हार्ट है। केवल के नाम से मनीषा का चेहरा गंभीर हो गया और वो जय को गुस्से से देखने लगी। फिर वो उठकर चली गई। मिस्टर जिंदल कुछ कहने ही वाले थे कि जय खड़े होते हुए बोला, अगर आपने दोबारा रिजाइन की बात की तो खुद को गोली मार लूंगा और कहूंगा कि आपने मुझे करने की कोशिश की। आप सोच सकते हैं कि फिर आपके साथ क्या होगा। मिस्टर जिंदल अपने जूते निकालने लगे। ये देख जय भागते हुए बोला, मैं चाहे जो बन जाऊं, घरवालों की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अनुराधा जी तंज से मिलने के लिए उसके प्राइवेट विला गई थी, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। अनुराधा जी गुस्से में बोली, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? गार्ड ने जवाब दिया, बिना परमिशन के मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। अनुराधा जी गुस्से में बोली, तंज मेरा पोता है और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अंदर जाऊंगी। वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। गुस्से में अनुराधा जी बोली, जरूर अमायरा ने तंज से कहा होगा कि मुझे अंदर न आने दे, अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। कहते हुए वो गुस्से में जाने लगी। तभी उनकी नजर पेड़ के पीछे छिपी एक लड़की पर पड़ी, तो वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, पीहू एकदम से चौंकी और बोली, कौन हो? अनुराधा जी आंखें छोटी करके बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? पीहू मुंह बनाते हुए बोली, ये तो मैं भी पूछ सकती हूँ, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? जिंदल खानदान से आपका क्या लेना देना? अनुराधा जी ने देखा कि यह लड़की तंज के बारे में कुछ जानती है, तो शक भरी आवाज में बोली, क्या तुम किसी से मिलने आए हो? क्या वह इस घर में रहता है? पीहू ने जवाब दिया, इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, और वहां से जाने लगी। लेकिन अनुराधा जी उनके सामने आकर बोली, मतलब है क्योंकि यह मेरे पोते का घर है। लगता है तुम तंज को पसंद करती हो। अगर तुम करती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
ये सुनते ही पीहू रुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी मदद क्यों करेगी? आपने तो कहा कि आप उसकी दादी हैं। अनुराधा जी ने गुस्से में कहा, क्योंकि मुझे वो लड़की अमायरा पसंद नहीं है। उसने तंश को अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो मुझसे बात नहीं करता। मैं चाहती हूँ वो लड़की उसकी जिंदगी से चली जाए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ, पर हमें मिलकर तंश को उससे अलग करना होगा। ये सुनकर पीहू की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, अच्छा हुआ मैंने इन्हें नहीं बताया कि मैं जय के लिए यहाँ पर हूँ। इन्हें गलतफहमी है कि मैं तंश को पसंद करती हूँ, तो यही सही है। इस गलतफहमी का फायदा उठाकर मैं जय तक पहुंचूंगी और उस दृष्टि का काम खत्म कर दूंगी। उसने अनुराधा जी का हाथ पकड़कर नाटक करते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, मैं तंश को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उस अमायरा के रहते मैं कुछ नहीं कर पाती। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि अब उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। शाम के 8 बजे तंश अपने प्राइवेट विला में पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि त्रांश जमीन पर बैठा रो रहा था और बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। तंश उसे गोद में उठा लेता है, लेकिन शुगर को नजरअंदाज करता है। त्रांश रोते हुए कहता है, मम चाहिए। तंश उसे घूरते हुए अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हारे पास डैड भी है, कभी उसे भी याद कर लिया करो। त्रांश सिसकते हुए बोलता है, नहीं, मम चाहिए। तंश उसे ले जाकर बेड पर बैठा देता है, फिर त्रांश के हाथों में एक रिबन बांधकर उसे बिस्तर से बांध देता है ताकि वह नीचे न गिर सके। फिर वह अंश, तक्ष और कर्ष को भी लेकर आ जाता है। पीछे पीछे स्माइली भी आती है। पांचों बच्चे बेड पर बैठे थे। तंश कपड़े बदलकर आया था। उसने ब्लैक लोवर और टी शर्ट पहना था। तंश ने पॉकेट में हाथ डालकर डोमिनेटिंग आवाज में बोला, क्या चाहिए तुम पांचों को? अंश, कर्ष, तक्ष और त्रांश एक साथ बोले, मम। स्माइली मुंह बनाकर बोली, मम्मा। तंश पांचों की तरफ बढ़ते हुए बिना भाव से बोला, इसे छोड़कर और जो चाहिए वो सब मिलेगा तुम्हें अगले 2 हफ्ते तक। पांचों बच्चे रोने लगे। कुछ देर बाद शुगर हॉस्पिटल के काम से बाहर चली गई थी और पूरे मेंशन में केवल तंश और पांचों बच्चे ही थे। तंश किचन में था। तंश ने पांचों को स्लैब पर बैठाया था। पांचों गाजर खा रहे थे और तंश वेजिटेबल काट रहा था। कर्ष एक हाथ से गाजर खाते हुए धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ को खिसकाते तंश के हाथ से वेजिटेबल छीनने की कोशिश करने लगा। जब तंश ने उसे घूरकर देखा तो कर्ष दांत दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ है, और अपनी खाली हथेली को दिखा दिया। तंश वापस से वेजिटेबल काटने लगा। अंश स्लैब से खिसकने की कोशिश करते हुए नीचे कूदने वाला था, लेकिन तंश ने एक झटके से उसे पकड़कर ठीक से बैठाते हुए बोला, अगर किसी ने भी कोई शरारत की या कूदने की कोशिश की तो उसे मैं बड़ी दादी या तुम्हारे उस कंस मामा के पास छोड़ाऊंगा। उनके सामने पूरा दिन रोबोट बनकर रहोगे। आदित्य बहुत स्ट्रिक्ट था, जिससे सब थोड़ा डरते थे। तक्ष जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नहीं दादी भूत। कर्ष रोनी सूरत बनाकर बोला, दादी तुलैल। स्माइली मुंह बनाकर बोली, डैडी आप हमें डरा नहीं सकते, हम मम्मा से बता देंगे और हम आपसे बात नहीं करेंगे। तंश चाकू से पांचों की तरफ इशारा करते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम पांचों को अकेले मेरे साथ 2 हफ्ते तक रहना है। तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मेरे सामने डिसिप्लिन में रहना। त्रांश गुस्से में काटी हुई वेजिटेबल को मुट्ठी में भरकर फेंकने वाला था, लेकिन तंश ने उसकी मुट्ठी पकड़कर घूरते हुए बोला, छोड़ो उसे, अगर कुछ भी फैलाया तो तुम्हारी मम्मा को पूरे 1 साल बाद लेकर नहीं आऊंगा। त्रांश एकदम से मुट्ठी खोल देता है, लेकिन वह नाराज हो जाता है। सभी बच्चे तंश से मुंह फेरकर बैठ जाते हैं। तंश कुछ ही देर में सूप, पनीर और पुलाव बना चुका था, क्योंकि रोटी कोई नहीं खाना चाहता था। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। बच्चों के लिए एक अलग चेयर थी, जिस पर उनका डिनर रखा था। सब अपने हाथ से खा रहे थे और कुछ गिरा रहे थे, लेकिन त्रांश नहीं खा रहा था, क्योंकि अमायरा ही उसे खिलाती थी। त्रांश ने तंश को देखा और सिसकते हुए कहा, मम। तंश का हाथ रुक गया और वो शांत नजरों से त्रांश को देखने लगा, जो सच में अमायरा को याद कर रहा था। कंटिन्यू। क्या तंश बच्चों को लेकर अमायरा के पास जाएगा? क्या करने वाली है अनुराधा जी? जानने के लिए बने रहे।